नमस्कार, जय श्री राम। तमाम लिबरल लेफ्टिस्ट गैंग के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब और पूरा इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है वो आउट ऑफ सिलेबस सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग की विधा में हम लोग एक कार्य करते थे जब पहले द्वितीय तीसरे चौथे सेमेस्टर तक थे कि असाइनमेंट बनाने के साथ साथ हम लोग एक सिलेबस को देख लेते थे और इम्पोर्टेंट ये बातें समझ लेते थे कि हमारे प्रश्नोत्तरी में क्या क्या आने वाला है, उससे बाहर की चीजों पे हम व्यर्थ समय नहीं गंवाते थे। बाकी अध्ययन, उपन्यास, नॉवेल, ताश खेलने और इन सब में कार्य करते थे। ममता बनर्जी यहां चूक गई क्योंकि ममता बनर्जी इंजीनियरिंग की स्टूडेंट नहीं है ना, वो पॉलिटिकल साइंस की लग रहा है स्टूडेंट है और यहाँ विशुद्ध विज्ञान काम कर रहा है इस वक्त। और वो विशुद्ध विज्ञान क्या है कि आपको अपने गोल से, लक्ष्य से भटका दिया गया है क्योंकि आपके एक्शंस जो थे, आपने उसका प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ेगा, जो उसके कंसिक्वेंसेस होंगे, उस पर ध्यान नहीं दिया। आपको फोर्स किया गया कि आपसे वो गलतियां हों और आप वो गलतियां करते गए। ये शतरंज की विधा है, इसमें आपको कब मतलब पुश किया जाता है कि आप एक फिक्स चाल पर आ जाएं और वहां ट्रैप हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका भी दायर हो गई है, मामले का राजनीतिकरण न करें क्योंकि विशुद्ध चुनाव आयोग का मामला है। ममता बनर्जी के एससी में पेश होने के विरोध में एक याचिका भी दायर हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले लताड़ लिया। तो हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर और बंगाल के अंदर जो ये वैज्ञानिक खेल चल रहा है उस विज्ञान के बारे में भी एक्सपर्ट हैं। और मैं बता दूं कि वैसे तो सर बहुत कुछ है, अनाउंसर, प्रोग्राम संचालक, लेकिन इंजीनियर भी हैं। एक इंजीनियर ही इतना बहुआयामी कार्य कर सकता है, वो गिटार भी बजाएगा, क्रिकेट भी खेलेगा, राजनीति पर भी टीका टिप्पणी करेगा। तो अवनीश सर, बहुत बहुत प्रणाम सर, नमस्कार। तो आखिरकार जी आखिरकार ममता बनर्जी को और टीएमसी को लोगों ने फंसाना और जिस जाल में फंसा लिया है, वो चंद्रकांता का एक युग आता है, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास था कि एक मुश्किल से निकले नहीं कि दूसरे मुश्किल से निकले नहीं कि तीसरे मुश्किल। ये जो जाल है परेशानियों का, वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जी सर। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने कहा कि मैं टेक विद्यार्थी रहा हूं, तो टेक विद्यार्थी के साथ एक बड़ा और कॉम्बिनेशन है, मैं एमबीए भी हूं। नहीं, मैंने व्यापार प्रबंधन में है। मैंने व्यापार प्रबंधन में प्रयोग किया है गुरुजी। व्यापार प्रबंधन में परास्नातक, और मजे की बात यह है कि मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो मार्केटिंग में है। तो बाजार, राजनीति भी बाजार है। अब बहुत सारे लोगों को अटपटा लगेगा कि राजनीति भी बाजार कैसे है भाई, वहां तो देश सेवा, अरे ठीक है, वो किताबी बातें हैं, देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, अच्छी बात है, लेकिन बाजार का क्या मतलब होता है? बाजार का जो एक लाइन या कहे एक शब्द का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दिस इज व्हाट बाजार का मतलब। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब ये नहीं कि आप 50 पैसे बाजार में फेंक रहे हैं, वो 75 पैसे हो जाए तो आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो गई। नहीं, ऐसा भी होता है कि आप 50 पैसे फेंके, आपको 55 पैसे वापस मिले बाजार से, लेकिन आपका ब्रांड इस्टेब्लिश हुआ, आपकी पहचान इस्टेब्लिश हुई। दूसरा, आपके डेडिकेटेड कस्टमर्स बने। तीसरा, आपके पास एक अच्छी वर्कफोर्स आई। यही लबोलुआब बाजार का। अब लेके चलिए, इसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिए जरा पॉलिटिक्स में। ममता बनर्जी के लिए जाल शब्द का इस्तेमाल मत करिए। ममता बनर्जी जाल में नहीं फंसे हैं। ममता बनर्जी को जो काम पसंद था वही उनको परोस दिया गया चारा बना के, और ममता बनर्जी ने उसको उठा के निगल लिया, और निगलने के बाद वो हलक में फंस गया है। इसे आप ट्रैप कहिए, जाल कहिए, लेकिन जाल अगर आप फेंक रहे हैं किसी ऊपर या ट्रैप लगा रहे हैं, तो जरा सा भी बुद्धि होगी ना, तो बेचारा चौपाया भी जो है वो अवॉइड करके भाग जाता है, बड़ा मुश्किल से ही पकड़ में आता है। लेकिन अगर कोई चीज बिल्कुल ललचाते हुए सामने दिखाई दे तो फिर भक्क से मुंह खुल जाता है, और पता चलता है निगलने के बाद जब गले में अटकता है तब पता चलता है, अरे यार ये तो गड़बड़ मामला था, इसके अंदर तो कांटा था। ममता बनर्जी के साथ यही हुआ।
दरअसल तीसरी बार की सत्ता और एंटी इनकम्बेंसी, और एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, आपने विज्ञान का जिक्र किया, बड़ा अच्छा किया। देखिए, बंगाल के मतदाता की मानसिकता जरा हम लोग समझे। आप इतिहास उठा के अगर देख लीजिए तो बहुत बार आपको ये लगेगा कि बंगाल का समाज बड़ा सुस्त है, बड़ा स्लो है, एक बार जिस पर रिलाय कर जाता है तो लंबे वक्त तक करता है। समाज के बाकी पक्षों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो चर्चा किसी भी समाज के लिए उचित नहीं होती। वो क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसे रहता है, कैसे बोलता है, ये निजी है किसी भी समाज का। लेकिन केवल पॉलिटिक्स को अगर आप उठा लीजिए, राजनीतिक डिसीजन को उठा लीजिए, या दर्शन को उठा लीजिए, या एक राजनीतिक डीएनए भी मैं कह दूं इसको, बंगाल जब एक बार किसी को सत्ता सौंपता है तो लंबे समय तक सौंपता है। 3 दशकों से ज्यादा उसने जब एक बार लेफ्ट, आप बताइए, ज्योति बसु जैसा व्यक्ति जिसने लाखों लोगों के साथ क्रूरता हिंसा कराई, हाईएस्ट करप्शन, बुद्धदेवा भट्टाचार्य तक वो करप्शन चलता रहा और तमाम चीजें होती रही, लेकिन उसके बावजूद भी एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, दूसरा चुनाव के बाद तीसरा चुनाव, चौथा चुनाव, पांचवा, अरे आप 6 चुनाव, लेकिन वो 30 साल रहा ना। 2012 में जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट की सत्ता उखाड़ी, सेम मॉडल को अपने पास ले आई, तो अभिषेक जी अब यहां विज्ञान आता है। 15 साल हो चुके हैं ममता बनर्जी को, और अब ये दौर 2012 वाला नहीं है। 2012 के बाद आता है साल 2014 और इस देश में होती है कल्चरल क्रांति। ठीक है। उसी के साथ सोशल मीडिया उतरता है, सूचनाओं का अथाह और स्पीडी प्रवाह होता है, हर हाथ मोबाइल पहुंचता है, हर हाथ मोबाइल का एक्सेस होता है। तो इन चीजों ने क्या किया कि आप देखिए तो पूरे भारतीय समाज की हैबिट को बिल्कुल बदल दिया। अब आप चिट्ठी का 5 दिन वेट नहीं करते, अब आप 2 मिनट में बात कर लेना चाहते हैं, तीसरे मिनट में आप व्हाट्सएप पे चिट्ठी मंगवा लेना चाहते हैं, चौथे मिनट पर उसकी पूरी डिटेल आप ईमेल पे मंगवा लेना चाहते हैं। होता है ना? यानी कि समाज की गति बढ़ी है, और जब समाज के हरकतों की गति बढ़ेगी तो उसके राजनीतिक समझ और डिसीजन की भी गति बढ़ेगी। तो लेफ्ट जिसको कि चलिए हम मान लेते हैं, हम लोग फैक्टर बहुत लेते हैं ना साइंस में, हम मान लेते हैं कि बंगाल का समाज बिल्कुल उसी तरह चलेगा जैसा वो ज्योति बसु के समय चल रहा था, ये मान लेते हैं पहले ही, थम चलिए। लेकिन ये तो सच है ना कि 30 साल के बाद जो वो डिसीजन बनाया 2012 में ममता बनर्जी जब एक ऑप्शन लेके आई, तो वो गति चूंकि 2012 से बढ़ चुकी है, तो क्या 30 साल बनाम 15 साल एक ही उबर नहीं पैदा करेगा? बंगाल में ये स्थिति हो चुकी है, बिल्कुल बंगाल के समाज की ये स्थिति हो चुकी है, और यही वजह है कि इतने कम वक्त में, यानी 10 साल, ममता बनर्जी का दूसरा टर्म आप देखिए और भारतीय जनता पार्टी का उभार देखिए विधानसभा में और लोकसभा दोनों में, बंगाल में। ये अगर आप 2012 के पहले 30 साल देख लीजिएगा और किसी पार्टी का उभार देख लीजिएगा, ममता बनर्जी को कितने साल लगे थे। लेकिन ममता बनर्जी जिन्होंने एग्जाम क्रैक कर दिया, यूरेका यूरेका बोल के चिल्लाई कि हमने पा लिया 2012 में, उनके मुकाबले अगर आप देखिए तो पिछले 5 सालों में ममता बनर्जी के दूसरे सत्ता काल में, यानी 10 साल की सत्ता के बाद, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर उपस्थिति कितनी है, उपलब्धि अभी नहीं। तो ये बताता है कि समय की गति, सोचने की गति, समाज के रिएक्ट करने की गति लगभग 2 गुने स्पीड में पहुंच गई है। इसलिए अब मियाद समाप्त हो चुकी है ममता बनर्जी की 15 साल। वो जान रही है जो मियाद उन्होंने 30 साल में लेफ्ट की खत्म कराई, वो 15 साल में उनके साथ हो चुका है। ठीक है। अब केवल ममता बनर्जी समझ रही हैं, हम इसी पर नहीं जाते। पिछले 5 साल में भाजपा का उभार ये बताता है कि हाँ, जो हम लॉजिक दे रहे हैं ये कुतर्क नहीं है, ये तर्क है। इसको आप होते हुए बंगाल में देख रहे हैं। अब ममता बनर्जी ने जब ये समझ लिए कि हमारी एक्सपायरी डेट, हमारे प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट आ गई, उनके पास राजनीतिक रूप से लड़ने की कोई ताकत मौजूद नहीं थी, कोई वजह मौजूद नहीं थी। उन्हें करना थी, उनको करनी ही थी नौटंकी। और नौटंकी करने वाली ममता बनर्जी को, जो केवल खेला, टांग तोड़ दो, फलाने कर दो, ढकाने कर दो, लड़ जाओ, लड़ाका छवि पेश करो, उनके सामने यही चारा प्रस्तुत कर दिया गया।
और जैसे ही वो चारा हुआ, उनको तो अंधा क्या मांगे, सीधी सी बात है। और ममता बनर्जी आके वहां पर, अब ममता बनर्जी एक ऐसे कॉर्नर में आ चुकी हैं जहां, फिर एक बार विज्ञान की एक लाइन बोलता हूं, जहां उनके पास अब फैक्ट नहीं है, यानी तथ्य नहीं है। अब उनके पास कोई नंबर्स नहीं है। एसआईआर ने वो नंबर, उनके फर्जी वोटर्स, उस पर आप ज्यादा बेहतर, कल हमारे यहाँ आपने बताया वो फिगर दिया, 58 लाख पहले गए, 1,68,000 गए, करीब 35 लाख अनमैप्ड हैं। इसीलिए वो वकील बन के सुप्रीम कोर्ट में मर्सी पिटीशन लेके गई थी। उन्होंने दोबारा जो प्रयास किया था वो भी मर्सी पिटीशन था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़े साफ 2-2, अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम ऑर्डर पास करेंगे। उन्होंने सीधे कहा कि एसआईआर कोई रोक नहीं सकता, सारे राज्य सुन लें, क्योंकि बंच ऑफ पिटीशंस थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग ही वो अंतिम व्यक्ति, संस्था होगी, उसका अधिकारी ही, उसका कर्मचारी ही जो ये तय करेगा कि मतदाता सूची में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। इसी बात को आपने जिक्र किया कि इसका राजनीतिकरण न करें। तो राजनीतिकरण न करें, ये देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसका अर्थ यह है कि ममता बनर्जी बंगाल की इस बार राजनीतिक लड़ाई हार चुकी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि हर गेम जो है ना वो कोर्ट के थ्रू खेल लिया। अब कहने को देखिए बड़ा नंबर है सर जो मैं कह रहा हूं, दर्शक इसको थोड़ा बहुत गंभीरता से इस बात को समझेंगे। ये जो ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, कर्मचारियों का बकाया DA 25% जो देने का आदेश आया, ये पश्चिम बंगाल के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एक झटके में ममता विरोध, ये पैसे तो देना भी व्यवस्था है, लेकिन ये चूंकि कार्य कोर्ट के थ्रू भाजपा ने करवा लिया तो एक झटके में वो सारे कर्मचारी, वो भाजपा के मुरीद हो गए, भाजपा के फैन हो गए, आप जो शब्द का प्रयोग उर्दू हिंदी में प्रशंसक जैसे समझना चाहें वैसे समझिए, वो हो गए। और ममता बनर्जी को पैसे भी देने पड़े और वोट बेस भी एक बड़ा सरकारी कर्मचारी का खो देना पड़ा। अब वो चूंकि सरकारी कर्मचारी है तो उसका विरोध, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है, उसका विरोध फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उतना नहीं दिखता, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी होने के कारण बाध्यता में है। और टीएमसी का माइक्रो मैनेजमेंट करने वाला भी इस बात को समझ नहीं पाएगा कि वो टीएमसी समर्थक है या बीजेपी समर्थक है। इस बात को थोड़ा हम लोग अच्छे से समझें। ऐसे में ये जजमेंट को सर आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, और मैं एक बात कहता हूं वेस्ट बंगाल के लिए। देखिए होता क्या है कि जब आप ठंडे मौसम में रहने वाले या पहाड़ों में रहने वाले अमूमन मैदानी इलाकों से गोरे क्यों होते हैं, मैं रेसिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, आपका परिवेश ये निर्धारित कर देता है कि आपके त्वचा का रंग क्या होगा, वही ये निर्धारित करता है कि आप पहनेंगे क्या। हम लोग बंडी पहन के घूमते हैं जिस समय, उस समय कश्मीर और पहाड़ों पर चले जाइए तो जैकेट पहन के घूमते हैं जो अब हम लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह किसी समाज की मानसिकता भी बनती है। किसी समाज की सामाजिक और राजनैतिक चेतना उसके जो चुने हुए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उससे वो गढ़ता है और गढ़ा जाता है। मैं बता रहा हूं, इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। 2014 से पहले हमारे देश की मानसिकता यही थी ना भाई, जस राजा तस प्रजा, यही तो थी। 2014 में कल्चरल रेवोल्यूशन आता है और नेशन फर्स्ट होता है, पहले भारत प्रथम होता है। सनातन के आइकॉन्स को संरक्षित किया जाता है। आप राम मंदिर बनते हुए देखते हैं, प्रधानमंत्री के घर में आप शारदीय नवरात्र में माँ का भजन देखते हैं, गौ पूजन देखते हैं, ये सब होता है ना। तो क्या हिंदू लाइफ मैटर्स ये जो पिछले 11 सालों में आया है और अब देश की राजनीति के केंद्र में सनातन, उसके आइकॉन्स, उसकी भावनाएं हैं प्रमुख रूप से, तो ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि सत्ता। वेस्ट बंगाल के मामले में अभिषेक भाई हुआ क्या कि 30 सालों से ज्यादा समय तक जो लेफ्ट की सत्ता रही ना, तो लेफ्ट की विचारधारा क्या बताती है? विद्रोह है, बाप से लड़ जाओ, घर के मालिक से लड़ जाओ, देश के प्रधानमंत्री से हाँ लड़ जाओ, कलेक्टर से लड़ जाओ, फलाने से लड़ जाओ, कोई नहीं मिले ससुरा दीवार से लड़ जाओ।
क्यों? क्योंकि फर्जी विद्रोह से लड़ने की फिलॉसफी और चूरन बेचते हुआ ये मानसिकता है, ये फिलॉसफी है। अब कंडीशनिंग पूरे वेस्ट बंगाल के जनमानस की वही हो गई है, लड़बो, करबो, जीतबो, हमारी दीदी सड़क पे। आपको 2 सेकंड के अंदर बंगाल में सड़क पर उतरते हुए दिख जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, ममता बनर्जी आरजी कार मामले में तड़ाक से सड़क पर उतर गई, अपने ही सरकार के लेकिन अगेंस्ट। अपने ही सरकार के अगेंस्ट। हास्यास्पद, या तो केजरीवाल ही उतरा था क्योंकि वो भी अर्बन नक्सल, यानी वही वामपंथी कंडीशनिंग उसकी भी, और यहां ममता बनर्जी की भी। डजंट मैटर कि ममता बनर्जी कांग्रेस से निकल के तृणमूल की पॉलिटिक्स कर रही है, मानसिकता वहां के समाज की भी, उसका भी वामपंथीकरण हुआ है। अब जरा कुछ क्रूर सच में डेटा के रूप में रखता हूं। आपने अभी 20 लाख कर्मचारी जिनके महंगाई भत्ते पर ये शुभेंदु अधिकारी के सौजन्य से ये आया है डिसीजन। साहब ये बताइए, करीब 72 घंटे हो गए इस देश में 8वें पे कमीशन की वेबसाइट लॉन्च हो गई केंद्रीय स्तर पर, ठीक? जी जी। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, आप बिहार से आते हैं। बाकी दर्शक जरा लिखें कि उनके उनके स्टेट में कौन सा पे कमीशन इस समय चल रहा है। 7वां। अब जरा गूगल करिए वेस्ट बंगाल में कौन सा सरकारी कर्मचारियों के लिए पे कमीशन चल रहा है। 5वां। चौंकिएगा मुझे नहीं लगा दोस्तों, 6वां चल रहा है सर। मैं बता रहा हूं, 5th पे कमीशन लागू है। 6th पे कमीशन के कुछ आंशिक रूप से, उसको टेक्निकली कहेंगे 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन आंशिक रूप से, कुछ पॉइंट्स उसके लागू। आप जरा सोचिए, जिस वेस्ट बंगाल अपने आप को क्रांति की धरती कहता है, जहां 30 से ज्यादा सालों तक लेफ्ट ने राज किया, जो कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, सबके अधिकार, सबके हक, सबके हकूक, मिनिमम वेजेस, तो ये तो वो, हर चीज के लिए वो कूदते रहते हैं। वहां का सरकारी कर्मचारी वेस्ट बंगाल का आज 5th पे कमीशन और 6ठा आंशिक रूप से पे कमीशन, जबकि पूरा देश 8वें पे कमीशन की तरफ जा रहा है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, वेस्ट बंगाल का एक प्राथमिक शिक्षक आज भी 38 से 40 हजार रुपए तनख्वाह पा रहा है, जिसकी 4 साल की नौकरी हो गई। क्या बात अकेले में कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश, जी हाँ, अकेले उत्तर प्रदेश का उदाहरण अगर मैं ये तो शोषण है फिर। मैं वही कह रहा हूं, वही फिगर कहां जाती है? 50,000 प्लस, जो नया नियुक्त 8वें पे कमीशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप मुझे ये बताइए, कहां गई जनमानस की वो लड़ाका छवि? ये शोषण नहीं दिखाई देता आज तक कभी मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके कहीं भी आपने ये बात सुनी है कि बंगाल में, ये सामान्य ज्ञान का सवाल है कि बंगाल में कौन सा पे कमीशन लागू है? दर्शक करें इसे गूगल। देखो बहुत बड़ी ऐसे में अभिषेक, आप जरा ये सोचिए कि 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता ममता बनर्जी पिछले तमाम सालों से रोके बैठी हैं, और अब शुभेंदु अधिकारी लड़के डिविडेंड ले रहे हैं, उन्हें एरियर मिलेगा। आज ही मेरी सुबह किसी से बात हो रही थी, वो शिक्षिका हैं वहां, उन्होंने कहा कि हैवी अमाउंट उन्हें एरियर के तौर पर मिलेगा। अब आ जाते हैं इनकी वो लक्ष्मी वाली योजना जो है, भाजपा अब दौड़ा रही है, पहले ट्रैप में इनको फंसाया, अब दौड़ा रही है ठीक उसी तर्ज पर जैसे दौड़ाया था बिहार में। आप देख लीजिए, आजीविका दीदी, दौड़ाया था। आप ये बताइए, आजीविका दीदी फेसबुक पर ट्विटर पे आके माहौल बनाती थी कि रील बना बना के गाती थी? नहीं, वो रैलियों में गई, उसने विस्परिंग की, माउथ पब्लिसिटी की, माहौल बनाया, और उसका नतीजा हमने हमने बिहार में देखा है। 3,000 रुपए जिस ग्रामीण महिलाओं को, शहरी महिलाओं को 1,000 और ग्रामीण महिलाओं को 1,500। ममता बनर्जी की ये सबसे हिट स्कीम है, बीजेपी ने उसको 3,000 किया। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो 20 लाख कर्मचारी बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने उस सरकारी अनुबंध और नैतिकता के तहत, या नैतिकता छोड़ दीजिए, लेकिन वो एक टेक्निकल पेज है, वो नहीं बोल सकते, टेक्निकल पेज है। लेकिन वो केवल 20 लाख की संख्या नहीं है। भारत में कोई भी नंबर जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है इस तरह के कामों में, तो 20 लाख अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो ऑन एवरेज 5 गुना फिगर आती है। कितने हुए? एक परिवार में कम से कम एक अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसके परिवार में 5 लोगों की काउंटिंग होती है। 5 लाख और 20 लाख, आप जरा सोचें, ये फिगर 1 करोड़ से ऊपर जाके आती है। 7 करोड़ कुल मतदाता हैं वेस्ट बंगाल में,
अब समझ रहे हैं आप ममता बनर्जी कहां जाके अटकी हैं, कहां फंसी। अभी कल आप जिक्र कर रहे थे कि उस सिंगूर का क्या हाल है, आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट करके दिखाएंगे। मैंने आपसे कल ही कहा अपने यहाँ कि जरूर दिखाइएगा, क्योंकि मैं वहां की इस समय की कड़वी सच्चाई से, वहां का किसान खून के आंसू रो रहा है। नहीं, वो मेरे प्लान में है, वो तो मैं करूंगा ही। वो प्लान खून के इसलिए भी आंसू रो रहा एग्जीक्यूट है। करना तो आवश्यक है क्योंकि अब हुआ क्या है, देखिए, अब हुआ क्या है कि वेस्ट बंगाल की दरिद्रता, चाहे वो इंडस्ट्री की हो, वेस्ट बंगाल में सरकारी कर्मचारियों का इतना अदम्य शोषण। एक तरफ आप 5th पे कमीशन और 6 का आंशिक पे कमीशन दे रहे हो, तनख्वाह दे रहे हो उनको, और दूसरा आपने इतने सालों से उनकी महंगाई भत्ते को रोक रखा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट लड़ते हैं। आप बिल्कुल शिक्षा की स्थिति देख लीजिए, आप वहां अस्पताल नरक जैसे अस्पताल हैं, नर्क जैसे अस्पताल। आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए। तो जो 30 साल में बंगाल का समाज उबा लेफ्ट से, वो 15 साल में एक्सपायरी दे चुका है ममता बनर्जी को। और एक टॉप अप और बताता हूं, 2014 को मैं ऐसे ही सांस्कृतिक क्रांति नहीं कहता हूं, सनातन चेतना जो आई है और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, ये वो अंडर करंट है जो, जिसका मैं टॉप अप आज आपको बता रहा हूं। जब फिगर्स आएंगे तो हम लोग बैठ के बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद। 8 से 10% मिनिमम गिरी से गिरी स्थिति में 5%, ये वो टॉप अप है जो अभी तक तृणमूल को वोट करता था और हिंदू है, वो डेंट। और कुल सर मिला के 8 से 10% का डेंट ममता एक बनर्जी बात को आपको चाहिए। यहाँ पर रोकना चाहता हूं। अगर 5%, मैं 2024 का आंकड़ा लेता हूं, अगर 2024 के इलेक्शन में जो बीजेपी को वोट शेयर था उस पर 5% का टॉप अप टीएमसी वाला आता है तो सुनामी आ जाएगी, महाभारत हो जाएगा, मतलब गदर मच जाएगा। सर क्यों मचेगा उसका कारण बता रहा हूं। क्योंकि बीजेपी विल बी अराउंड 43-44% एंड टीएमसी 43%। ये हो जाएगा। इनफैक्ट 2021 के भी आंकड़े से अगर मैं 5% का टॉप अप दूं तो एक 68 ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी का वोटर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो ये 43% वोट शेयर कहां जाएगा? 230 सीट्स पर बूम 170-75 तक का आंकड़ा चला जाएगा। रिकैलकुलेट करना होगा। मैंने अभी जो ओपिनियन पोल दिया उसमें वही कहा कि 170 पर टीएमसी है, लेकिन उनका ट्रेंड बहुत तेजी से नीचे आ रहा है और 129 प्लस बीजेपी है, वो 148 यानी मेजॉरिटी मार्क की तरफ बहुत तेजी से आगे जा रहा है। ये तब है जब अभी चुनाव में जो बीजेपी और ये सुप्रीम कोर्ट का खेल हुआ है, ये सब 2-3 दिन पहले और ये सारा चीज चल रहा है। ऐसे में सर ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर इतनी बुरी तरह से टीएमसी हारेगी तो पूरे बंगाल से वाइप आउट होने में भी टाइम नहीं लेगा, क्योंकि कल्चर तो बदलेगा नहीं ना पोस्ट इलेक्शन वाला। नहीं तो आप ये बताइए मुझे, 2012 में लेफ्ट के साथ क्या हुआ था, उससे पहले कांग्रेस के साथ क्या हुआ था। दरअसल राजनैतिक पॉलिटिकल पोस्चरिंग और पॉलिटिकल बिहेवियर जरा समझिए, तब आपको सीधे समझ में। जब वेस्ट बंगाल किसी को सत्ता से उतारता है तो उसको किसी लायक नहीं छोड़ता। लेफ्ट का हाल देख लीजिए। वहां साफ कहा जाता है कि जो भी हार्डकोर लेफ्ट का वोट था वो बीजेपी को पड़ता है। केरल में क्या हो रहा है, केरल में कहां से संघी जाके पैदा हो गए हैं वहां पर, नहीं ना, वो वहां के लेफ्ट के ही काडर हैं भाई, जो आपके काडर भी बने हैं और ये वोट भी आपको जो मिल रहा है वो लेफ्ट वाला वोट है जो आपके पास शिफ्ट हो रहा है। ठीक यही वेस्ट बंगाल में होना है। और एक चीज और बताऊं आपको, तृणमूल के अंदर जो हिंदू वोटर है उसके वोट में डेंट ही नहीं लग रहा है। टीएमसी ममता बनर्जी 2 तरीके से इरोड हो रही हैं, उनके यहां इरोजन 2 तरीके से हो रहा है। एक तो ये 4-5% इधर जा रहा है जो कि हिंदू सेंटिमेंट पर जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, प्योर हिंदू सेंटिमेंट पे। दूसरी तरफ जो लेफ्ट, हालांकि अभी तक वो अलायंस बना नहीं है हुमायूं कबीर का, ओवैसी का, कांग्रेस का और लेफ्ट का, लेकिन उसको मिला हुआ एक भी वोट वो किसका है, बीजेपी वाला थोड़ी ना है। बीजेपी वाला वोट तो मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, बीजेपी वाला वोट तो अपना खून बहा के, इतनी कड़ी हिंसा देख के, हर तरह से प्रताड़ना देख के, टीएमसी की गुंडई देख के, ममता की हिकारत और नफरत देखने के बाद भी बीजेपी के साथ बना हुआ है। ये बीजेपी बंगाल की उपलब्धि नहीं है, ये वहां के बीजेपी के वोटरों की उपलब्धि है कि वो इतना सब कष्ट सहते और हिंसा सहने के बाद भी, हत्याएं देखने के बाद भी
बीजेपी के पास है। तो क्या आपको लगता है कि एक भी वोट बीजेपी का जो अब तक मिला है उसमें से सरकेगा? नहीं सरकेगा। तो ये जो एक टॉपअप होगा 4-5% का, वो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का खिसकना वोट अगर बीजेपी के पास नहीं आएगा तो वो कहीं लेफ्ट के पास जाएगा, कहीं कांग्रेस के पास जाएगा, कहीं मुसलमान का वोट ओवैसी के पास जाएगा, कुछ तो हुमायूं कबीर भी रखेगा। हुमायूं कबीर की बहुत ज्यादा स्थिति मैं नहीं देख रहा हूं, मैं प्रशांत किशोर से ज्यादा की स्थिति नहीं देख रहा हूं, ये जो बिहार वाले थे। एक चीज और, अब इस पर जरूर बात कर लें, ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलने की बड़ी पुरानी उस्ताद है। ये ममता बनर्जी ने लपका क्यों है ये चारा जिसको हम आप ट्रैप बोल रहे हैं? वो लपका इन्होंने इसीलिए कि हम वेस्ट बंगाल में कहेंगे देखो हमको मोदी और शाह जो है उठा उठा के किस तरह पटक रहा है, किस तरह परेशान कर रहा है, फिर ये रोएगी, गाएगी, हाथ पर तोड़वाएगी, चिल्लाएगी। और मैं आपसे बता रहा हूं, जिस दिन एसआईआर की कंप्लीट लिस्ट फाइनल आई, ममता बनर्जी आपको वेस्ट बंगाल की सड़क पर दिखेगी। हिंसा कराने की इनकी बिसात नहीं है, क्योंकि ये जान रही है कि ये मामला अब ऐसी जगह आ चुका है कि न खुदा साथ है, न खुदाई साथ है, न कोर्ट साथ है। केंद्र सरकार की तैयारियां ये देख चुकी हैं, नियत ये देख चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात इलेक्शन कमीशन का एग्रेशन ये देख चुकी हैं, और उसको मिल रहा सपोर्ट कोर्ट से ये देख चुकी हैं। तो ये इतना नहीं जाएंगी कि हिंसा करा दें, क्योंकि फिर राष्ट्रपति शासन का। लेकिन एक चीज और जानिए, वो जो अब डिसिसिव होके बैठ गया है, जो 30 साल के बाद 15 साल की मैच्योरिटी देके, इनके विक्टिम कार्ड का कोई असर नहीं होने वाला है। ये मैं आपको ग्राउंड सच्चाई बता रहा हूं। ममता जार जार रोए भी तो जो बंगाली समाज पहले वहां जाता था, वो इनका गांव, इनका गेम खत्म है। तो ये साफ तौर पर बताता है। और एक छोटी सी बात मैं अंत में कहूंगा, मेरी कुछ जमीनी फीडबैक ये कहती है कि खुद बीजेपी और उनके लिए काम करने वाले आरएसएस, इनका जो अपना वर्कआउट है, जो बड़ा साइलेंटली लोग काम करते हैं, इनका अपना अंदाजा है कि वो इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं तो बंगाल के चुनाव को 50-50 रख चुके हैं। अभी जीतने का नहीं, मेरे पास ये फीडबैक है, मेरे पास ये फीडबैक 50-50। उनका टारगेट समवेयर अराउंड 65 है, ताकि अगर वो 55 भी रहा, जहां पर की वोट परसेंटेज वही निकल के आता है जो 4% 5% डेंट लगने के बाद लगभग वो 40 के अराउंड, तो फिर रिजल्ट बिल्कुल सामने है। और जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा, अभी प्रधानमंत्री बाकी हैं, अभी योगी आदित्यनाथ बाकी हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अभी लक्ष्मी वाले में दौड़ा रही है, अभी योजनाओं का लाभ बाकी है, अभी बीजेपी को इलेक्शन मोड का गियर लगाना बाकी है। ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं है, साफ तौर पर कुछ नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया ने अब ये भी गेम खोल दिया है कि ममता बनर्जी तमाम केंद्र की योजनाओं का नाम बदल बदल के अपने नाम से चलाती थी। और ये 20 लाख सरकारी कर्मचारियों का मामला सिर्फ 20 लाख नहीं है मेरे भाई, ये 1.25 करोड़ के आसपास की आबादी है जो सीधे प्रभावित है। क्योंकि एक अकेला कर्मचारी खाली अकेला नहीं होता, उसके माँ बाप होते हैं, उसकी बीवी होती है, उसके बच्चे होते हैं भाई। और जिस बंगाल में केवल 7 करोड़ वोटर हैं, तो आप जरा सोचिए क्या फर्क आता है। ये यूपी बिहार थोड़ी ना है, तौला भर भर के वोटर हैं। 80 लाख और ऐड कर लीजिएगा, वो शिक्षक फर्जीवाड़ा में जो फंसी हैं और जिसके कारण शिक्षकों की जान अटकी है, क्योंकि हम लोग तो एक एक डेटा गिन रहे हैं। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी अभी बिल्कुल कॉर्नर में आके फंस चुकी हैं, अब उनके पास कोई जगह नहीं है। दर्शकों, इस वार्तालाप का उद्देश्य ये था कि आने वाली सुनामी के संकेत को हम समझे, और ये संकेत है। तो सुनामी आए, हम चाहते भी हैं कि बंगाल के अंदर सुनामी आए, लेकिन उस सुनामी को लाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक, जिसके बारे में सर ने कहा विस्परिंग माउथ पब्लिसिटी, जो खेल है वो घर घर तक पहुंचाए। तो गिलहरियों को योगदान दे। आज के संस्करण में इतना ही। कृपया अवनीश सर और द अभिषेक तिवारी शो को आप लोग इसी प्रकार से समर्थन देते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू।